नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है जो पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है उसके बारे में। कक्षा 9 तथा कक्षा 11 के विद्यार्थियों को प्रमोट करके अगली कक्षाओं में भेज दिया गया है। उनके इस साल एग्जाम नहीं हुए हैं, तो कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थी क्रमशः कक्षा 10 और कक्षा 12 में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वर्ष कक्षा 9 तथा कक्षा 11 का पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ था और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सत्र 2021-22 से बोर्ड की कक्षाएं कक्षा 10 एवं कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है उसे परिवर्तित करने का निश्चय किया है। पिछले वर्ष कक्षा 9 एवं कक्षा 11 का पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया था और इस वर्ष बोर्ड की कक्षाओं का पाठ्यक्रम परिवर्तित करके एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। कई विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि सर ये पाठ्यक्रम चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि देखिए, जैसा कि देखा गया है कि भारत में यूपीएससी से लेकर किसी भी पीसीएस में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो केवल एक ही चीज बोलते हैं कि पढ़ाई एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाषा है वो काफी सरल है और ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किए हुए हैं। तो इसी कारण राजस्थान सरकार ने इस वर्ष ये फैसला लिया है कि राजस्थान में बोर्ड की जो कक्षाएं हैं, हमारी कक्षा 10 एवं कक्षा 12, उनमें भी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा। अब हम आज का चर्चा का विषय है हमारा कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है वो क्या है, कौन कौन सी हमारी पाठ्य पुस्तकें चलेंगी और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स का हमें अध्ययन करना है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कक्षा 12 के भूगोल का जो प्रश्न पत्र होता है वो कुल 100 अंक का होता है। ठीक है, भूगोल में कितने 100 अंक का पेपर होता है। इस 100 अंक में से 56 अंक की आपके होती है लिखित परीक्षा। जो हमारी बोर्ड की परीक्षा होती है वो लिखित परीक्षा कितने अंक की होती है, हमारे 56 अंक की होती है तथा 14 अंक हमारे सत्रांक के होते हैं जो विद्यालय के द्वारा बोर्ड को भेजे जाते हैं। तो कुल 70 अंक तो ये हो गए। इसके अलावा 30 अंक की होती है हमारे प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, 30 अंक की होती है हमारे प्रायोगिक परीक्षा। इस प्रकार से कुल कितने अंक हो गए हमारे 100 अंक का हमारा क्या होता है, प्रश्न पत्र होता है। प्रायोगिक परीक्षा का सिलेबस भी आपके चेंज हो गया है। इसमें भी हमारे क्या चलेगी, एनसीईआरटी की ही पुस्तक ही चलेगी। अब क्या है कि पिछले वर्ष हमारे एक ही पुस्तक चलती थी जिसके 2 भाग थे। इस वर्ष क्या कर दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई है, कुल 3 हो गई है। एक प्रायोगिक परीक्षा की, एक हो गई है आपके
मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और एक हो गई है आपके भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। जैसा कि आपको बोर्ड पर इनके फ्रंट पेज दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। कौन कौन सी? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फर्स्ट, सेकंड है हमारे भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था, और जो तीसरी पुस्तक आपको दिखाई दे रही है यह है प्रायोगिक भूगोल। अब हम चर्चा करते हैं कि इनके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या हमारे सिलेबस या पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और किस प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी पहली पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में। इस पाठ्य पुस्तक में हमारे कुल 4 इकाइयां हैं और इन 4 इकाइयों के अंतर्गत कुल हमें 10 अध्यायों का अध्ययन करना है। हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन अध्यायों के अंतर्गत हमें किस प्रकार से और क्या क्या टॉपिक्स का अध्ययन करना है। देखिए, सबसे पहले तो विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा होगा कि ये पाठ्य पुस्तकें चेंज क्यों की गई है या फिर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें क्यों शामिल की गई है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकें माना जाता है और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप हाईएस्ट लेवल पे यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम देख लीजिए या फिर आप लोएस्ट लेवल का कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, इन एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में से इन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आपके अगर पड़ोस में या परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी यूपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करी है, तो वो आपको बता देंगे कि पढ़ाई जो प्रारंभ की जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसका प्रारंभ कहां से होता है? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से ही होता है। और यह सलाह दी जाती है कि जो पढ़ाई की जाती है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से ही चालू की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पाठ्य पुस्तकों में से विभिन्न परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कारण से राजस्थान सरकार ने भी वर्ष 2021-22 के सत्र में पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन सुनिश्चित किया है और इस वर्ष हमारे कक्षा 10 और 12 की पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं हमारी पहली पाठ्य पुस्तक के पहले चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखिए, मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। पहले क्या था कि भूगोल में यह द्वैतवाद आया कि भौतिक भूगोल मतलब जो प्राकृतिक दृश्य रूप हैं उनका अध्ययन किया जाए या फिर मानव से संबंधित दृश्य रूपों का अध्ययन किया जाए। इससे क्या होता है कि विषय में क्या आया? एक द्वैतवाद आया। इस द्वैतवाद का बाद में क्या किया गया? समाधान किया गया और मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित तत्वों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रकृति का मानव पे क्या प्रभाव पड़ा और मानव ने प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित किया। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक संकल्पना निश्चयवाद, दूसरी संभववाद। निश्चयवाद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्रकृति ने मानव को क्या किया है? नियंत्रित किया है। और संभववाद के समर्थक ये कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर क्या पाली है? विजय पाली है। इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया, उसे कहा जाता है नवनिश्चयवाद। ठीक है, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था। वो कहते हैं कि न तो प्रकृति ने मनुष्य को पूरी तरीके से नियंत्रित किया है और ना ही मनुष्य ने प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय पाई है। इसके अलावा हम भूगोल का क्या पढ़ेंगे? विकास भी पढ़ेंगे कि किस किस युग में भूगोल में क्या क्या परिवर्तन आए। जैसे उत्तर उपनिवेश काल, पूर्व उपनिवेश काल, 1950 से 1960 के दशक में क्या हुआ। जैसे
सांख्यिकी विधियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ भूगोल में। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले अध्याय के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे एवं इस मानव भूगोल के उपागम या शाखाओं का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे राजनीतिक भूगोल है, ठीक है, इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भाई निर्वाचन भूगोल का अध्ययन किया जाता है, भू राजनीति का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल है तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो कृषि भूगोल हो गया, आपके औद्योगिक भूगोल आ गया, संसाधन भूगोल आ गया। तो इस प्रकार से इनकी शाखाओं का क्या किया जाएगा, इसमें अध्ययन किया जाएगा। दूसरा हमारा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, किन महाद्वीपों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, किन महाद्वीपों में जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर हम देखेंगे इसमें कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे आ जाएंगे भौतिक कारक कौन से हैं, आर्थिक कारक कौन से हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं। सेम चीज यहां पे आ जाएगी कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। फिर किन महाद्वीपों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है, कहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, और फिर क्या होता है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसके बाद आता है वृद्धि। वृद्धि के अंतर्गत हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे कि वृद्धि क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, धनात्मक वृद्धि क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, किस युग में या किस समय काल या किस दशक में वृद्धि दर ज्यादा रही, वृद्धि दर कम है तो क्यों कम है। इस प्रकार के फैक्ट्स को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला हमारा चैप्टर है तीसरा, जनसंख्या का संगठन। इस जनसंख्या के संगठन के अंतर्गत हम साक्षरता, लिंगानुपात, ठीक है, आयु संरचना और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात का अध्ययन करेंगे कि साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। तो विश्व में लिंगानुपात ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, आयु संरचना की 6 वर्ष से छोटे बच्चे कितने हैं, 65 वर्ष से ज्यादा आयु के कितने हैं, कितनी औसत आयु मानी जाती है, और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, इसके अंतर्गत विश्व में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है और नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम मानव विकास को जो कारक होते हैं जिसके द्वारा हम मानव विकास की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपने नाम सुना होगा HDI, मानव विकास सूचकांक। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो HDI है उसका निर्धारण किन तत्वों के आधार पर किया जाता है, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक कहां पर है, न्यूनतम मानव विकास सूचकांक कहां पर है, भारत का स्थान इसमें कहां पर है, मानव विकास सूचकांक की जो ये संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। अगली जो चीजें हमारी आती है प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कह लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, वे सभी प्रक्रियाएं या वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य क्या करता है, सीधे तौर पर प्रकृति से संबंधित होता है। इन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आखेट व खाद्य संग्रहण, इसके अलावा पशुचारण,
पशुचारण में हम पढ़ेंगे कि चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में किया जाता है और व्यापारिक पशुचारण किन क्षेत्रों में किया जाता है। कृषि के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, जैसे स्थानांतरणशील कृषि हो गया, जीवन निर्वाह कृषि हो गया, व्यापारिक कृषि हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फल और सब्जियों की खेती हो गई, ठीक है, बागाती कृषि हो गई। तो इस प्रकार से हम कृषि के अंतर्गत विभिन्न कृषि के प्रकारों और उनके क्षेत्रों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमारे आ जाता है मत्स्यन, मछली पकड़ना, और खनन। खनन क्या होता है, खनिज पदार्थों को या खानों से या भूगर्भ से बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो किन क्षेत्रों में ये की जाती है, हम इसका अध्ययन करेंगे। अगला आता है हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत हमारे आते हैं निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे उद्योगों के प्रकार, जैसे आकार के आधार पे उद्योग, भाई लघु उद्योग कौन से हैं, वृहद उद्योग कौन से हैं, कुटीर उद्योग। इसके अलावा कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है, जैसे कृषि पदार्थों पे आधारित उद्योग हो गया, खनिज पदार्थों पे आधारित उद्योग हो गए, रासायनिक पदार्थों पे आधारित उद्योग हो गए। तो इसके अंतर्गत हम उद्योगों के प्रकार पढ़ेंगे। फिर उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक की कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या करते हैं, उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख उद्योगों का भी अध्ययन करेंगे, जैसे लौह इस्पात के प्रमुख उद्योग केंद्र कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत हमारे क्या आ जाता है, निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग आ जाते हैं। अगला हमारा चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम देखेंगे संचार, व्यापार, ठीक है, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब क्या आ जाती हैं, तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। और चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं प्रत्यक्ष सेवाएं, ठीक है। जो जीन गोटमैन ने कहा है कि प्रत्यक्ष सेवाओं को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, चतुर्थक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम व्यापार को पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन के साधन क्या हैं, कौन कौन से हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन। इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस परिवहन का ही अगला चैप्टर आ गया हमारे परिवहन एवं संचार। तो परिवहन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल के अंतर्गत हमारे आ जाता है रोडवेज और रेल मार्ग, ठीक है। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के प्रमुख सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रेल मार्ग आ जाएंगे, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग। इस प्रकार से रेल मार्गों का अध्ययन करेंगे। जल परिवहन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वेज नहर, पनामा नहर। विश्व का सर्वाधिक जो क्या कहते हैं उसको बिजी है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला समुद्री मार्ग, ठीक है। वायु परिवहन के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहां पर एक पाइपलाइन परिवहन का भी हम अध्ययन करेंगे। और संचार के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे रेडियो, टेलीविजन और जो दूर संचार उपग्रह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, आयात और निर्यात के बारे में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रमुख जो औद्योगिक व्यापारिक जो संगठन है उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा आसियान और इत्यादि। तो इसके अंतर्गत हम व्यापार और व्यापार से संबंधित
संगठनों का अध्ययन करेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है हमारा वो है मानव बस्ती। इसके अंतर्गत हम ग्रामीण बस्तियों एवं नगरीय बस्तियों का अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण बस्तियां कैसी होती है, सघन होती है, पुंजित होती है, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप क्या होता है, ठीक है, रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप या गोला वृत्ताकार इत्यादि प्रतिरूप होते हैं। नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं, तो ये सभी प्रकार की चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो काफी सरल कर दिया गया है आपके ये सिलेबस को, ठीक है। अगर हम पिछले वर्ष से तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये सारे के सारे चैप्टर आपके उसमें शामिल थे, लेकिन उसका जो सिलेबस था वो हमारे थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। उसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं और हमारे अब कितने कुल 10 ही चैप्टर रह गए हैं। जैसे हम बात करें कि पर्यावरणीय प्रदूषण की बात करें तो वो वाला चैप्टर हटा दिया जिसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते थे, अम्लीय वर्षा पढ़ते थे, ठीक है, ओजोन क्षरण या पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ते थे। तो हमारा एक तो वो चैप्टर क्या हो गया है, कम हो गया है। बाकी ये सारे के सारे चैप्टर आपको पिछले वर्ष भी थे। तो इस वर्ष हमारे सिलेबस को काफी क्या कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। तो आप इसको एक सिस्टमैटिकली तरीके से पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं तो पुनः यह कहूंगा कि जो विद्यार्थी कक्षा 11 से प्रमोट होकर कक्षा 12 में आ गए हैं उन्हें अपना अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था के बारे में कि उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से चैप्टर्स शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था की। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस पाठ्य पुस्तक को हमें 5 इकाइयों के अंतर्गत बांटा गया है और इन 5 इकाइयों के अंतर्गत कुल हमें 12 अध्यायों का अध्ययन करना है। तो प्रारंभ करते हैं हम पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 1 से। हमारा जो पहला अध्याय है वो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन, ठीक है। इसके अंतर्गत भी हम यही पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, किन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है तथा किन राज्यों में जनसंख्या कम पाई जाती है और इस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या का घनत्व ज्यादा कहां पाया जाता है, कम कहां पाया जाता है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, किस राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। वृद्धि के बारे में हम बात करें तो दशकीय वृद्धि के इसका अध्ययन किया जाता है कि किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही और किस दशक में जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही, इनके क्या कारण थे। और संगठन के अंतर्गत हम आयु, लिंगानुपात इत्यादि टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चैप्टर प्रवास, प्रकार, कारण एवं परिणाम, ठीक है। प्रवास को इंग्लिश में कहा जाता है माइग्रेशन। किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। वो एक छोटे समय मतलब एक दिन के लिए भी हो सकता है या फिर एक पूरी जिंदगी के लिए भी हो सकता है। तो जब कभी भी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। इन प्रवासों के कारण क्या होते हैं, ठीक है। कई जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स है जो उच्च अध्ययन के लिए बाहर जाते हैं तो ये भी प्रवास है। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में कमाने के लिए आते हैं तो ये भी प्रवास का उदाहरण है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं तो ये भी प्रवास का उदाहरण है। तो क्या इनके प्रवास के कारण होते हैं, कुछ भौतिक कारक हो सकते हैं, कुछ आर्थिक कारक हो सकते हैं, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारण के कारण भी क्या होता है, प्रवास होता है। इसके बाद
इसके परिणाम, जब कभी भी किसी भी क्षेत्र से यदि यहां से कोई जनसंख्या वहां जा रही है दूसरे स्थान पे, या फिर दूसरे स्थान से जनसंख्या इस स्थान पे आ रही है, तो इसके कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पे परिवर्तन आते हैं। जैसे जनाधिक्य हो जाता है, या फिर जनसंख्या न्यून क्षेत्र हो जाते हैं, संसाधनों पे ज्यादा भार पड़ता है। कई बार संसाधन ज्यादा होते हैं और जनसंख्या ही नहीं होती उनका उपभोग करने के लिए, तो इस प्रकार के क्या आ जाती है, परिवर्तन आते हैं। तो उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तीसरी चीज के अंतर्गत आता है मानव विकास। यही वाला टॉपिक हमारी पहली पाठ्य पुस्तक में भी है, ठीक है। वहां पे हम पूरे विश्व के समक्ष अध्ययन करेंगे, जबकि यहां पे मानव विकास का अध्ययन किया जाएगा भारत में राज्यों के संबंध में, कि किन राज्यों का मानव विकास सूचकांक ज्यादा है, किन राज्यों का कम है, मानव विकास सूचकांक के कारक क्या हैं जिनके आधार पे मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। तो उन सभी हम फैक्ट्स का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। अगला चैप्टर आ जाता है हमारे मानव बस्तियां, और इन बस्तियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, ठीक है। ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, इनके प्रतिरूप क्या होते हैं, किस प्रकार की बस्तियां होती है। नगरीय बस्ती के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नगर, महानगर, पोलिस, मेगापोलिस, इस प्रकार के जो टर्म्स और शब्दावलियां आएंगी हम इसका अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। अध्याय 5 आता है हमारे भू संसाधन एवं कृषि। भू संसाधन से तात्पर्य है कि जो पूरी की पूरी भूमि है उसको उपयोग कितना किया जाता है। जैसे वन क्षेत्र कितने क्षेत्र पर है, कितनी भूमि हमारे कृषि के काम आती है, कितनी भूमि हमने परती छोड़ी हुई है, कितनी भूमि चरागाह भूमि है, ठीक है, कितनी बंजर है। इस प्रकार से भू संसाधन के अंतर्गत करेंगे कि पूरी की पूरी भूमि का उपयोग किस प्रकार से है उसका अध्ययन करेंगे। जबकि कृषि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में कृषि की ऋतुएं कैसे है, ठीक है, ठीक है। आपने नाम सुना अगर रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तो कृषि ऋतुएं क्या है, कितनी है, किन महीनों में किस फसल की कृषि की जाती है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है, खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें, दलहन फसलें, कि भारत के किन किन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, किस ऋतु में किया जाता है, कितना तापमान आवश्यक है, कौन कौन से राज्य सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं, चावल हो गया, हमारे सरसों हो गई, गन्ना हो गया, इत्यादि सभी फसलों का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाएगा। जल संसाधन के अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज का अध्ययन किया जाएगा कि भारत में जल संसाधन कितने हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, गंगा को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जल संरक्षण या जल स्वावलंबन अभियान क्या है। तो इस प्रकार के चैप्टर्स का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। अगला आ जाता है हमारे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो वर्गीकरण, धात्विक और अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत धात्विक खनिजों का अध्ययन किया जाएगा। धात्विक खनिज क्या होते हैं, वे खनिज जिनके अंतर्गत धातु का अंश विद्यमान रहता है, ठीक है। जैसे आपके हो गया लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सोना चांदी। तो ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। अधात्विक के अंतर्गत आ जाता है हमारे अभ्रक हो गया, ठीक है, और भी खनिज है। तो उनका हम वितरण पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन किया जाता है। और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, कहाँ पे इनका उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगला हमारा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। निर्माण उद्योगों के अंतर्गत हम भारत के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन करेंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग,
ठीक है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योग, इस प्रकार से भारत में उद्योगों का अध्ययन किया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। अगला हमारा चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। इसके अंतर्गत देखिए नियोजन क्या होता है, प्लानिंग, किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे क्या कहा जाता है, नियोजन कहा जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए। जैसे जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, आपने नाम सुना होगा, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम। तो अलग अलग क्षेत्रों में उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो हमें उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। इसी के अंतर्गत हम एक जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे, भरमौर जनजाति। ठीक है, कि भरमौर जनजाति कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार से इनकी विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। और सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे IGNP का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। ठीक है, तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और यह हमारे पिछले वर्ष की पाठ्य पुस्तक में भी था। अगला आ जाता है हमारा परिवहन एवं संचार। परिवहन के अंतर्गत हम सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है, इन सब का अध्ययन करेंगे कि भारत में स्थल मार्ग में जो सड़क मार्ग है प्रमुख कौन कौन से हाईवेज हैं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। भारत में जल परिवहन के जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं, कौन कौन सी रेलगाड़ियां जो सबसे लंबी दूरी तय करती हैं, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और संचार के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे टीवी, रेडियो और दूरसंचार उपग्रह। ठीक है, इनका अध्ययन हम करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारत के आयात, निर्यात, प्रतिरूप का, कि किन देशों से कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, किन वस्तुओं का आयात किया जाता है, कौन सी आयात की वस्तुएं किस देश को भेजी जाती है और उनको भेजने के माध्यम क्या हैं। तो इसके अंतर्गत हम भारत के बंदरगाह, पत्तनों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं जिनसे किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किन किन देशों को किया जाता है। और लास्ट हमारा चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसके अंतर्गत हम प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। जल प्रदूषण हो गया, आपका वायु प्रदूषण हो गया, क्या कारण है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इनका और इनको दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आपका मृदा प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। और इसी के अंतर्गत हम एक जो गंदी बस्तियां हैं जिसके अंतर्गत आ जाएगा हमारे धारावी कच्ची बस्ती, धारावी कच्ची बस्ती, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी सेकंड बुक है जिसको कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है, 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। और इसके अंतर्गत हम भारत के समग्र अध्ययन करेंगे कि भारत में जनसंख्या का प्रतिरूप क्या है, प्रवास क्या है, औद्योगिक इकाइयां क्या है, खनिज किस प्रकार से निकाले जाते हैं, कृषि, भू संसाधन और आपका ऊर्जा संसाधन हो गया। इसके अलावा इसमें नियोजन क्या है, परिवहन के कौन कौन से साधन है। तो इन सभी का अध्ययन हमारे द्वारा इस पाठ्य पुस्तक में किया जाएगा। तो ये हमारी 2 क्या हो गई, प्रमुख पाठ्य पुस्तकें हो गई। फर्स्ट कौन सी है हमारी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और सेकंड है हमारी भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था। इसके अलावा एक हमारी प्रायोगिक भूगोल की पुस्तक है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सिलेबस को हमने डिस्क्राइब किया है, इसका जो विश्लेषण किया है, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आप इसका यूज करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।